नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा के दौरे पर जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए हरियाणा के दौरे पर हैं और जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और महिला कल्याण मंत्री कमलेश ढाका सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताएं कि जेपी नड्डा हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सबसे पहले नड्डा माला पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो कैथल पहुंचे हैं और वहां पर नई अनाज मंडी पर 12:30 बजे रैली को संबोधित करते हुए भी नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप पंचकुला की देख रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा का जो है भव्य स्वागत किया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है वहां पर मौजूद रहे। दरअसल पंचायती चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। पंचायती चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी अब ये कह दिया है कि अगले महीने जो है वो पंचायती चुनाव करवाए जा सकते हैं और उसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ता जो संगठन के हैं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत की जाएगी और पन्ना प्रमुख उनको लेकर भी एक सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है, क्योंकि हर एक चुनाव को लेकर गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है और हर एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपको बताएं कि 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा हैं। हरियाणा का ये 2 दिवसीय जेपी नड्डा का दौरा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो वहां पर पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे। एक जेपी नड्डा के जाने से एक बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही और हुड्डा जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में एक बहुत बड़े पैमाने पर उस रैली में लोग जाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के जो लोग हैं वो एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रैली को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उसी कड़ी में भी अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा का हरियाणा जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हरियाणा की नब्ज को जो है जेपी नड्डा टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ लगातार मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जेपी नड्डा का हरियाणा का दौरा इस मायने में भी बहुत खास निकाला जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हरियाणा में होने हैं और उसके लिहाज से अभी से जो गांव के, जो कस्बों के जो पंचायती चुनाव हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भूमिका निभा रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, पंचकुला जो है वो अब जेपी नड्डा पहुंचे और उसके बाद काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, पंचायती चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी ज्यादा सक्रिय, डर विधानसभा और लोकसभा का है। देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार किसी चुनाव में सक्रिय हुई है। पंचायत का चुनाव हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को प्रजातंत्र के पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में देखती है, लेती है। हम धरातल पर काम करने वाले संगठन और कार्यकर्ता विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल हैं, तो हमारे लिए चुनाव और चुनाव से पहले की तैयारी ये एक सामान्य प्रक्रिया है। नड्डा जी के हरियाणा दौरे को किसी सामने खड़े चुनाव से जोड़कर देखना ये कोई बहुत सयानी बात नहीं होगी। तथ्य यही है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, वे साल भर 365 दिन और अहर्निश भी कहूं, दिन रात भी कहूं, तो वो संगठन के काम में लगे रहते हैं। देश भर का दौरा करते हैं, सब राज्यों में जाते हैं, वहां भी जाते हैं जहां हमारी सरकार नहीं है, हम सरकार बनाने के नजदीक भी नहीं है। हम निरंतर साधना करते रहते हैं। नड्डा जी का 2 दिन का हरियाणा दौरा वो संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन के जो अंदरूनी हमारा ढांचा है, कार्यकर्ताओं की मनोदशा है, उस सबका एक प्रकार से आप उसको रिव्यू कह सकते हो। उसमें
कार्यकर्ता के मानस में, मनों में और ऊर्जा भरने वाली बात है। इस उद्देश्य से है। आप अगर इस दौरे के स्ट्रक्चरिंग को देखेंगे, आपको लगेगा सचमुच अद्भुत संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कांग्रेस के या किसी और दूसरे राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं है कि कभी कभार आगे आए और एक आध कार्यक्रम किया और चले गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर 2 दिन यहां हैं तो दोनों दिन में आप जस्ट इमेजिन कि एक संसदीय क्षेत्र की रैली, प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथ बैठक, प्रदेश के सांसदों विधायकों के साथ बैठक, प्रदेश के एक जिले की बैठक, प्रदेश के वहां एक जिले में एक मंडल के कार्यकर्ताओं बिल्कुल बीरेन जी, इस तरह की जो बैठकें और जो सभा को बीरेन जी मेरा सवाल सुनिए बीरेन जी, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो बैठकें हो रही है संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, रैली को संबोधित किया जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी का जो आयोजन है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उससे पहले ही उन तमाम बातों को, उन तमाम चीजों को भाप लेना चाहते हैं जेपी नड्डा की हरियाणा की स्थिति क्या है? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी को देखकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं बनाती। हमारे कार्यक्रम इंडिपेंडेंट बनते हैं। कांग्रेस के पास तो है ही कुछ नहीं करने कराने को। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अल्लाह अगर कांग्रेस के नेता को बोलना है तो वो अपनी लीडरशिप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के फेलियर्स के खिलाफ हल्ला बोलें। इन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया। कितनी सीटें रह गई कांग्रेस पार्टी के पास? कांग्रेस पार्टी कितने राज्यों में? बीरेन जी, केवल ढींगरा जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं, उनको भी बहस में जो है वो शामिल कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत है हर खबर पर। पहला सवाल मेरा, पंचकुला पहुंचे जेपी नड्डा और साफ तौर पर बीरेन जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 24/7 वाले राजनेता हैं, 365 दिन हमारे राजनीति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हुए नजर आते हैं। आपका जवाब? देखिए, ये हरियाणा आए हैं, हरियाणा की जानकारी इनको लेनी चाहिए। हमारा प्रदेश जो है 2014 के अंदर 60,000 करोड़ था लोन हमारी हरियाणा पे। आज लोन जो बढ़ के 3,24,000 करोड़ हो गया। तो ये मैं इनकी जानकारी के लिए भी देना चाहता हूँ और हरियाणा के जो खट्टर साहब काम कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी देना चाह रहा हूँ कि ये 2,60,000 करोड़ रुपया गया कहाँ, इसका जवाब भी देना चाहिए ना। और इनको लेना चाहिए खट्टर साहब से। ये क्या घूमने आए हैं या इस चीज का जवाब लेने आए हैं कि जो हमारे प्रदेश का लोगों का पैसा है और बहुत से मुश्किल से कमाई किया हुआ जो जीएसटी का या दूसरे टैक्सों का पैसा है उसको किस तरह से दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, इसके बारे में भी तो लेना चाहिए इनको संज्ञान। दे दूं इनको जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी। और विजयन जी, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त का अभाव है, आपसे आगे भी इस टॉपिक को लेकर चर्चा करते रहेंगे। आपको बताएं कि 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा हैं और जेपी नड्डा के जाने से जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनमें कितनी ऊर्जा जो है वो भरती हुई नजर आएगी, क्योंकि पंचायती चुनाव को लेकर इस बार हर एक पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रही है। और भूमिका इसलिए निभा रही है क्योंकि 1.5 साल के बाद जो है विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छेड़छाड़ से रुका, ट्रेन से फेंका। फतेहाबाद के अंदर टोहाना में चलती ट्रेन के अंदर महिला के साथ छेड़छाड़ करना और विरोध करने पर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का दरअसल मामला निकलकर सामने आ रहा है और घटना में महिला की मौत हो चुकी है। अब की महिला को ट्रेन से फेंकने के बाद आरोपी शख्स खुद भी ट्रेन से कूद गया है और इससे वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसे इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर रेफर किया गया है और मृतका के भाई ने यह बताया कि देर रात करीब 7 बजे उसकी बहन अपने मैके रोहतक के एक गांव से अपने ससुराल की तरफ आ रही थी और महिला के साथ उसका 9 साल का बेटा भी था। टोहाना पहुंचने से कुछ देर पहले ही ट्रेन का डिब्बा खाली हो गया था और महिला को अकेले देखकर आरोपी शख्स ने छेड़छाड़ करनी और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसके बाद युवक ने महिला को चलती ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया और यह सब 9 साल के बच्चे के सामने हुआ है। को रात को हॉस्पिटल लेके जाया गया था तो
जीआरपी को भी बुलाया हमने। जीआरपी का ये जुरिसडिक्शन बनता है क्योंकि पुलिस ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था, तो जीआरपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और जो पुलिस है वो जो अक्यूज्ड है उसको राउंड अप करके ले आए। वो घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया था अग्रोहा, पर वो अग्रोहा ना जाकर घर चला गया था, तो पुलिस उसे राउंड अप कर। तो पता चला कि भी नरवाना स्टेशन के बाद एक नौजवान लड़के ने इसके साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी और इनकी हाथापाई होगी और उस लड़के ने इसको धक्का दे दिया और ये वहीं पे एक्सपायर होगी। इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन भी किया हुआ था टोहाना स्टेशन पे, भाई मेरे को लेने के लिए आना। वो वहाँ पहुँचे हुए थे। इनका बच्चा जब वहाँ टोहाना स्टेशन पे उतरा तो उन्होंने पापा को बताया और वो सारी रात ढूंढते रहे इसको, क्योंकि रात का टाइम था, झाड़ियों में। इनको सुबह के करीब, इनको 4 बजे करीब मतलब बॉडी का पता चला। शाम को 7 बजे रोहतक के पास गांव है खरेंटी, वहां से वो चली अपने ससुराल के लिए और रास्ते में ये दर्दनाक जो घटना है वो हुई। बच्चे ने बताया है, क्योंकि बच्चा भी साथ में था, उनका बेटा 9 साल का, कि माँ के साथ काफी देर से वो बदतमीजी किया जा रहा था और फिर माँ ने उसको बहुत डांटा भी, हाथापाई भी हुई, परंतु वो काफी तगड़ा था तो उसने उठा करके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वारदात में जो महिला थी उसकी मौत हो चुकी है और फतेहाबाद की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करने वाला शख्स जो है वो बेकाबू हो गया और उसने इतनी बदतमीजी की और उसके बाद हाथापाई होती हुई महिला के साथ नजर आए, लेकिन उस महिला को चलती ट्रेन में से उसने बाहर फेंक दिया और ये सब जो है वो 9 साल के मासूम बच्चे के सामने होता रहा। तो वहीं पर साइबर सिटी या फिर क्राइम सिटी एक बड़ा सवाल है। गुरुग्राम के अंदर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और बेखौफ बदमाशों ने गुरुग्राम के अंदर 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हुए सोना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखवीर को गोली मारकर हत्या कर दी और इसी के साथ पटौती खंड के बोहड़ा कलाह के गांव के अंदर 2 बदमाशों ने ऑफिस से घर को वापस जा रहे स्क्रैप कारोबारी सहित को भी गोली मार दी है और हमले में गंभीर रूप से घायल स्क्रैप व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए स्क्रैप व्यापारी पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गुरुग्राम की खबर है, जहां पर 12 घंटे में अपराधियों ने 2 वारदात को अंजाम दिया है और वारदात को अंजाम देने के बाद उनके हौसले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी जो है वो आ भी गया है। साइबर सिटी या फिर क्राइम सिटी एक बड़ा सवाल जो है वो गुरुग्राम के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि अपराधों को लेकर गुरुग्राम अब काफी ज्यादा सुर्खियों में लगातार बना रहता है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि क्राइम मुक्त जो है वो गुरुग्राम को किया जा सके, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के मंसूबे हैं उसके ऊपर अपराधी पानी फेरते हुए दरअसल नजर आते हैं। तो वहीं पर पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही सुखबीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान चमन के तौर पर हुई। इनमें अपने साथी के साथ मिलकर अपने जीजा को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ पुलिस ने 5 लोगों की पहचान भी की है और जल्दी गिरफ्तारी का दावा भी किया है। बीबी थी, कुछ इंसिडेंट, एक तो ये मिस्टर सुखवीर थे जिनका यहाँ पे सदर बाजार के इलाके में उन पे फायरिंग हुई थी और उनकी उसमें डेथ हुई थी, जिसके संबंध में हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें जो शामिल आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें एक तो उसका साला ही है, जो उनकी जो बीबी थी उनका भाई है, उसकी पहचान कर ली है और उसके जो और साथी उसमें शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम उनको काबू भी कर लेंगे। कुछ
ये गुरुग्राम की बड़ी खबर है, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी जो है वो तो पुलिस ने सुलझा ली है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर जो हत्याएं हो रही हैं, जो अपराध का क्राइम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर पुलिस आखिर धरातल पर क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर हरियाणा का माना जाता है जहां पर लोग जो है बड़ी आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए नजर आते हैं और क्राइम रेशियो जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए और इसकी उम्मीद हर एक हरियाणा वासी और देशवासी करता हुआ नजर आता। लेकिन 24 घंटे के अंदर गुत्थी को सुलझा लेना यह पुलिस के लिए एक कामयाबी तो है, लेकिन जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधी के हौसले जिस तरह से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा चिंता का विषय बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना जो है वो देखने को मिल जाती है कि अपराध जो है वो अपराधी कर रहे हैं। गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अपराध जो है वो गुरुग्राम में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शाहनवाज, आपने सही कहा। और हम 24 घंटे का जिक्र करें कल का, तो 24 घंटे के दौरान 3 हत्याएं हुई हैं। यानी एक कल सुबह एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था, उसके बाद दोपहर के करीब में सदर बाजार मेन उस इलाके पे एक घटना हुई जहां से दोनों तरफ रेड लाइट है, बेहद भीड़ भाड़ का इलाका है, बगल में पुलिस कमिश्नर का आवास है, डिप्टी कमिश्नर का आवास है, यानी सिविल लाइन का इलाका। और वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक शख्स की गोलियों से छलनी कर दिया गया, एक शख्स को। तीसरी घटना रात 10 बजे घटती है, जो बिलासपुर थाना इलाके में एक शख्स जो स्क्रैप व्यापारी है, वो ऑफिस से घर जा रहा होता है, उस दौरान उस पर गोलियों की बौछार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और तीनों जो घटनाओं को देखें तो निश्चित तौर पे घटनाएं साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उन्हें पुलिस का खौफ नहीं, और वो पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं, खाकी को कहीं ना कहीं वो बोनस साबित कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि गुरुग्राम को एक ऐसा शहर माना जाता है, एक ऐसी सिटी के तौर पर देखा जाता है जहां पर लोग जो है वो आजादी के साथ जीते हुए नजर आते हैं। लेकिन आए दिन गुरुग्राम में से क्राइम की घटनाएं होना, क्या ये सामाजिक जीवन के ऊपर लोगों के साफ तौर पर असर डालता हुआ नजर नहीं आता? बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, सबसे ज्यादा आपने गुरुग्राम का जिक्र किया। हर मामले में प्रदेश सरकार इसके विकास मॉडल को विदेशों तक प्रचारित करती है और इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, हाईटेक है, दिल्ली के करीब है। और ये माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पुलिसिंग जो है गुरुग्राम की, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली से मजबूत, दिल्ली के करीब स्थिति में, दिल्ली के पैरेलल है। और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाता है, मजबूत करने की कोशिश की जाती है। और हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती और उसके बाद पुलिस अभी तक लकीर की फकीर बनी रहती है, अभी तक इस तरह की कोई गिरफ्तारी नजर नहीं आती और ऐसी लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं होती। देखिए शाहनवाज, जब क्राइम का जिक्र किया जाता है तो 2-3 तरह के क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फिर इस तरह की फायरिंग की घटनाएं हैं। अमूमन पुलिस अधिकारी इन पर अपने पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो इंसिडेंट है और इंसिडेंट कभी भी कैसे भी हो सकता है। लेकिन इंसिडेंट वैसी स्थान पे हो जो बेहद वीवीआईपी इलाका है, जो बिल्कुल चाहे वो गुरुग्राम के एमएलए हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, इनके बिल्कुल 100 मीटर 150 मीटर के दायरे में इतनी बड़ी वारदात होती है जहां पुलिस की बूथ लगी है, दोनों तरफ रेड लाइट है, जहां पे बाहर निकलना मुश्किल है। और वहां इस तरह की वारदात को अंजाम देना, निश्चित तौर पे मुझे तो लगता है कि गुरुग्राम में अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास भी उठ रहा है और अपराधी भी जो है वो बेलगाम हो गए। सुशील जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। अगर पुलिस कमिश्नर या पुलिस के किसी आला अधिकारी से अगर आपकी बात हो पाई हो, तो क्राइम के रेट को गिराने के लिए, जो क्राइम रेशियो लगातार बढ़ रहा है, उसको गिराने के लिए कोई खाका पुलिस तैयार धरातल पर करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो एसीपी क्राइम है, उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि किस तरह से इस घटना के पीछे आपसी रंजिश है। और जो मृतक था, मैं 3 हत्याओं में जिक्र कर रहा हूं, पूर्व चेयरमैन जो मार्केट कमेटी के रिठौज के हैं सुखवीर सिंह, उनका जिक्र कर रहा हूं, जिनका आज पोस्टमार्टम हुआ। और अमूमन उस घटना को लेकर पुलिस के माथे पर भी बल पड़ा है और चारों तरफ किरकिरी हो रही है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश थी और परिजन थे कहीं ना कहीं, और 2 शादियां हुई थी और छोटी जो बीवी है उसके भाई चमन का नाम आ रहा है। और जब
बढ़ते क्राइम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा शहर है गुरुग्राम, करीब 40 लाख से ज्यादा की आबादी है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उन्होंने यह भी जिक्र किया कि जितने अपराध हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह की इस तरह की दलीलें पुलिस के द्वारा दी जा रही है कि किस तरह से क्राइम रेशियो को कम किया जा रहा है पैरेलल अगर कंपेयर टू अनदर हम ईयर की बात करें तो। लेकिन जो दिख रहा है उसके मुताबिक निश्चित तौर पे ये जो साल है, इस साल का अगर 2021 का मैं जिक्र करूं, 2022 का जिक्र करूं तो इस साल में सबसे ज्यादा इस तरह की लूट और हत्या की घटनाएं गुरुग्राम में हुई। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुशील जो है वो गुरुग्राम से हमारे सहयोगी बने हुए और विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गुरुग्राम के अंदर आखिर किस तरह से जो अपराध की संख्या है, जो गति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पानी के लिए जद्दोजहद आखिर क्यों करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के दाबोदा गांव के अंदर ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से लगातार परेशान होकर जल घर पहुंचे हैं और अधिकारियों का घेराव करते नजर आए। साथ ही गांव के अंदर जल्द से जल्द पानी की सप्लाई देने की मांग की गई और दरअसल दाबोदा गांव के अंदर ग्रामीणों का यह कहना है कि गांव में पिछले लंबे वक्त से पानी के पीने की किल्लत हो रही है और गांव का भूमिगत जल जो है वो खारा होता नजर आ, रोजमर्रा के कामों पर खारे पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि अधिकारियों को कई बार पीने के पानी की लगातार किल्लत होती है और उसके बारे में अवगत करवा दिया गया, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है। और वहीं इस संबंध में जब जल पूर्ति विभाग के एसडीओ संदीप से बातचीत की गई तो उनका यह कहना था कि अगले सोमवार तक गांव में पीने के पानी की सप्लाई को शुरू कर दिया जाएगा। पानी की दिक्कत से कितने दिन से नहीं आ रहा है? 2 साल हो गए। तो काम कैसे चलता है? के टैंकर तो लिया वहाँ, कोई खारा ला रहा उड़े तो भर लिया, पीने का मोल ले लिया। अधिकारी क्या कह रहे हैं? हमने तो जानना भाई वो क्या कह रहे हैं। आज आए हैं, पहली बार तो ये ना आए, फोटोग्राफ पर आ रहा था पर ये नहीं आ रहे थे। और भाई कोई तो अपना टैंकर में लिया है और गरीब तो बेचारा हम तो खा रहे तो नहा धोवा सा एक साइकिल पे कैंपर वो लिया है बरकन है वो कैन सा है और भाई डांगर भी ना पीते खा रहे पानी, बहुत मुश्किल हो रही है। फिर अभी वो काम हमारा नहीं, वो पंचायत का काम है जमीन देना। उसके बाद में नहरी विभाग से बात करके नहरी विभाग की जमीन को बनाई है, काफी समय तो इस चीज में खराब हो गया। उसके बाद में जो पंपिंग स्टेशन इस टाइम बन चुका है, आपने देखा हुआ नहरी विभाग बन गया, पाइपलाइन नहीं थी हमारे पास 2000 मीटर की, बिना पाइपलाइन के फायदा क्या। अब उस पाइपलाइन जो है वो आ गई है, आधी है हमारे पास, आधी हम कहीं दूसरी जगह से लेकर उसको पूरा करेंगे। सोमवार को काम चालू हो जाएगा हर हालत में। तो वहीं पर कहासुनी में की गई फायरिंग। झज्जर जिले के गवालिसी गांव के पास स्थित एक ढाबे में 2 लोगों में आपस में झगड़ा हो गया है और इसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी। अनिल नाम का एक ड्राइवर जो ट्रक चलाने का काम किया करता था और ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसी ढाबे पर एक ट्रक मालिक नसीब भी आ गया। इससे अनिल को उसकी गाड़ी पर ड्राइवर करने के लिए कहा, लेकिन अनिल ने उसे मना कर दिया और इसी को लेकर दोनों में कहासुनी बढ़ती चली गई। फिर वहां पर झगड़ा होने लगा और इसमें नसीब ने अनिल को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। ढाबे पर बैठे लोगों ने घायल अनिल को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा। वहीं पुलिस ने मौके पर छानबीन करके नसीब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों आपस में दोस्त थे और जो जिसको गोली लगी है वो ट्रक पर ड्राइवरी करता था और जिसने मारी है वो मालिक है ट्रक का, लेकिन वो अलग चलाता था। तो इनके आपस में बात की, वो कहता है कि तू मेरे ट्रक पे ड्राइवरी कर ले, उसने करने से मना कर दिया। इसी बात पे दोनों ने गोलीबारी की। चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।